आज हम यहाँ पर इस्लामाबाद के एक पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब अक्सर वॉक करने आते हैं। उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है, आज उनसे सुनने की कोशिश करते हैं। सख्त तरीन दिन आपकी ज़िंदगी का कौन सा? परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे पे पाबंदी लगाई थी सिर्फ टीवी पे। मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी मेरे लिए बड़ा सख्त था, लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना कि अब का दौर है। इमरान खान साहब के दौर में मुझ पे टीवी पर भी पाबंदी है, अखबार में भी पाबंदी है। जो कराची में मुझे गोलियां लगी थी, उसके बाद जो मेरे आगा खान हॉस्पिटल में जो दिन गुजरे थे, वो बड़े सख्त थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम यहाँ पर इस्लामाबाद के एक पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब अक्सर वॉक करने आते हैं। और आज भी हमने उनको देख लिया है और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ख़ास तौर पे जो हालात अब पैदा हुए हैं, उनका जो जियो से अब वो शो नहीं होने हो रहा, एक तकरीर की उन्होंने, उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात आई, उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है, आज उनसे सुनने की कोशिश करते हैं। आज हमने हामिद मीर साहब को यहाँ पे पार्क में अचानक पकड़ लिया है और इंटरव्यू की भी रिक्वेस्ट की है। तो कुछ बातें हम करना चाहेंगे आपसे, और मास्क अगर थोड़ा सा उतार दें मेरी रिक्वेस्ट पे। थोड़ा सा उतार दूं या पूरा उतार? दें। अच्छा, देख लें यार। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? आजकल मैं पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। जब आप आपकी एक रूटीन लाइफ चल रही होती है ना, तो आप के बहुत से दूसरे काम होते हैं, वो आपके रुक जाते हैं। तो तकरीबन जब से मेरे पर पाबंदी लगी है, तो उसके बाद से पहले तो ये हुआ ना कि बहुत से केस फाइल हो गए, बहुत सी मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में। तो मेरे साथी जो हैं PFUJ वाले और साफ़ी तंजीमें, वो घबरू गए। मैंने कहा यार, घबराने की बात नहीं, वो पहली दफ़ा तो नहीं आप पर पाबंदी लग रही, मेरे पे तीसरी दफ़ा पाबंदी लग रही है इस तरह। लेकिन ये ज़रा पाबंदी ज़रा डिफरेंट इसलिए थी कि वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सिर्फ टीवी पर पाबंदी लगी थी, तो अब लग गई है जनाब। आप अखबार में भी नहीं लिख सकते पाकिस्तान के किसी, तो इसलिए ज़रा लोग घबराए हुए थे। फिर वो सेडिशन यानी कि गद्दारी बगावत के मुकदमे भी दायर हो गए। फिर एक लॉयर्स कमेटी बन गई हमारी। वो लॉयर्स कमेटी ने कहा जी कि आपने कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देने तो उससे को मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो मीटिंग शुरू हो गई। फिर मेरे पे इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा प्रेशर आ गया जी, कोई कह रहा है इंटरव्यू दे दो, कोई कह रहा है लिखो। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने, क्योंकि पाबंदी थी, तो एक तरफ पहले तो वो जो केस कूस थे उनको देखा, और उसके बाद फिर लिखने लिखाने की तरफ मैंने कहा आप देखें क्या करना चाहिए इसमें। तो फिर कुछ बरतानिया के अखबारात, कुछ अमेरिका के अखबारात, उनके साथ लिखा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ बाहर से लोगों ने कहा जी कि आप छोड़ें पाकिस्तान को, आ जाएं इस तरफ। ये मैं बड़ा हैरान हूँ, आपको इस तरह की ऑफर्स बेशुमार हुई हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ऑफर्स होती हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, कुछ आप इग्नोर नहीं कर सकते। मसलन देखें ना, मुझे कोई अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है फेलोशिप ऑफ़र करती है, और 1 साल के लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। मैं वहाँ पे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, कोई किताब जो है वो उसके नतीजे में मैं लिख देता हूँ और साथ में वहाँ के अखबारों में लिखता हूँ। तो मेरा ख्याल है 1-1.5 साल के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्लान बन रहा है आपका? अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन ये है कि बंदे को ज़िंदगी में ना कुछ सीखना भी तो चाहिए ना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने पिछले जो हमारे 15-20 साल हैं ये पाकिस्तान में, ये तो सिर्फ टीवी पे और मीडिया पे काम नहीं किया, बल्कि जदोजहद में गुजर गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस भी होना चाहिए। सर, ये आप जो ये तकरीर है, जो जज्बाती तकरीर थी या सोची समझी थी, या इसका नुकसान क्या हुआ, बाद में सोचा कि ये मैंने क्या किया? यार बात ये है कि ये बात काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, बता भी चुका लोगों को कि उस दिन मेरा कोई इरादा नहीं था वहाँ पे जाने का। मैं पार्लियामेंट हाउस में था, जुमे का दिन था, और चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, वो उनके साथ मैं लंच में था और उनके साथ बैठा हुआ था। वहाँ से मुझे ये फ़ोन कर रहे थे हमारे जो PFUJ के साथी हैं जी के, एक मुज़ाहरा असद अली तूर का, तो उसमें आपको ज़रूर आना है।
पहले भी एक मुजाहरा हुआ था, उसमें मैं नहीं जा सका था। तो मैं उस दिन वहाँ पे गया, मैंने कहीं और भी जाना था। तो वहाँ पर हमारी जो फीमेल कुलीग्स हैं वो ज़रा ज़्यादा गुस्से में थी। तो मैंने पूछा, वहाँ पे ताहिरा अब्दुल्ला भी थी, मुनीज़ जहांगीर भी थी, ईमान मज़ारी जो हैं वो असद तूर की वकील है वो भी थी वहाँ। पता चला कि जी फीमेल कुलीग्स को भी हरास किया जा रहा है। और सिर्फ मई के महीने में वो ये 28 मई के दिन ये मुजाहरा हो रहा था। तो पता चला सिर्फ 28 दिन में सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के 10 मेंबर्स को मारा गया और रिपोर्ट सिर्फ असद तूर का केस हुआ है। और उसमें कुछ हमारी जो फीमेल कुलीग्स हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा था, वो भी नहीं बता रही थी। फिर उस पर फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने जलती पे तेल का काम ये किया कि उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया और कहा जी ये किसी को मार मूर नहीं पड़ती, ये सहाफ़ी जो हैं ये ड्रामा बनाते हैं, इन्होंने असाइलम लेना होता है। तो बड़ा उस वक्त वहाँ पे जज्बाती माहौल था। अब आप देखें कि हम कमज़ोर लोग हैं ना, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, ना ही हमारे पास पावर है, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। तो वहाँ पे एक माहौल इस तरह का था, तो उसमें हमने एक तकरीर कर दी और मैंने उसमें कोई नाम तो नहीं लिया। लोगों ने मुझे कहा बाद में कि यार आपका लहजा बहुत सख्त था, आपका जो लहजा है वो बड़ा सख्त था, ऐसा लग रहा था आप गुस्से में हैं। तो मैंने कहा यार गुस्से में नहीं आएंगे कि कोई हमें बार बार मारे, फेंटी लगाए, टांगे तोड़ दे आपकी, गोली मारे आपको, और फिर कहे तुम्हें हुआ कुछ नहीं, तुम ड्रामा कर रहे हो हैं। अब आप ज़रा रखें अपने आप को मेरी जगह पे, ठीक है, ज़रा रखें अपने आप को मेरी जगह पे। आपकी गाड़ी के नीचे इस्लामाबाद में बम लगता है जी, आपकी गाड़ी के नीचे बम लगा के तो एहसान उल्ला एहसान BBC को फ़ोन करके करता है, कहता है हमने लगाया, ठीक है। अब आपका कसूर क्या था? आपका कसूर ये था कि आपने मलाला यूसुफजई पे जो हमला हुआ था उसकी आपने मजम्मत की थी। इस मजम्मत पर आपकी गाड़ी के नीचे बम लग गया, मुकदमा दर्ज हुआ, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। वो एहसानुल्लाह एहसान बाद में सरेंडर करता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सामने और फिर मिस्टीरियसली पुरस्कार तरीके से भाग जाता है। कोई उसको नहीं पूछता कि तुमने वो जो दावा किया था कि तुमने अहमद मीर की गाड़ी के नीचे बम लगाया वो क्या था। फिर आप पर कराची में हमला हो जाता है, आपको 6 गोलियां लगती हैं। अभी तक आप 2 गोलियां अपने जिस्म में लिए फिर रहे हैं। अभी तक जिस्म में? हाँ, अभी तक बार बार मुझे अटैक किया गया, बार बार मुझे ऑफर्स हुई, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। अब जनाब आप फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि ये ड्रामा करते हैं सारे, इनको कुछ नहीं होता, ये ऐसे ड्रामा करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? देखें, हमारे इस वक्त पाकिस्तान में पिछले सिर्फ 2 दिहाइयों में, पिछले 20 साल में 150 के करीब जर्नलिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। किसी का केस जो है वो सामने नहीं आता। मुझे मेरे साथियों ने कहा यार आपने लबो लहजा सख्त था, मौक़िफ़ आपका ठीक है कि सहाफ़ियों पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे ऐसा लगा कि शायद आप किसी अदारे पे अटैक कर रहे हैं। तो गुजरांवाला में एक साहब ने एप्लीकेशन दे दी कि जी अहमद मीर साहब ने जर्नैलों का नाम लेके तो उनकी तहकीर की है, जबकि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। तो दुश्मन जो है वो अब ये कह रहा है कि अहमद मीर ने जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम लेके उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैंने उसकी एक वजाहत कर दी और मैंने कहा कि अगर मेरे सख्त लबो लहजे से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। तो उसमें अब आप उसको कोई भी रंग दे सकते हैं। ये सख्त तरीन दिन आपकी ज़िंदगी का कौन सा? सख्त तरीन दिन जो था वो 2-3 दिन थे। एक तो वो दिन था जब बेरूत में बमबारी हो रही थी और मैं किसी जगह पे बंद हो गया और मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था जान बचाने के लिए, और उस बिल्डिंग पर इजरायली हथियारे बमबारी कर रहे थे और वहाँ पे हिजबुल्लाह वाले भी थे, तो वहाँ से भागना नामुमकिन था। तो बस फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पे गुजारा किया, अल्लाह ताला ने मदद की, वहाँ से भी निकल गए। फिर मुश्किल तरीन दिन जो है वो आए जब स्वात में मुझे और मेरे कैमरामैन को ये तालिबान ने गिरफ़्तार कर लिया। तो उस वक्त जो मुझे अपनी परवाह नहीं थी, कैमरामैन की परवाह थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। तो वो बड़ा मुश्किल दिन था और मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि कहीं मेरी वजह से जो है ना इसके साथ ना कुछ हो। तो ये 2 तो काम के दौरान 2 मुश्किल दिन थे, लेकिन ज़ाहिर बात है यार बंदे को सच्चाई का एतराफ़ करना चाहिए। जो कराची में मुझे गोलियां लगी थी उसके बाद जो मेरे आगा खान
हॉस्पिटल में जो दिन गुजरे थे वो बड़े सख्त थे। और उसमें एक तरफ तो जिस्मानी तकलीफ़ थी, वो पंजाबी में कहते हैं ना मोरियाँ, तो वो जब मैं अपने जिस्म में मोरियाँ देखता था तो मैं मुस्कुराता था मोरियाँ देख के। सुराख है तो वो एक गोली एक ऐसी जगह पे है कि अगर उसको निकालने की कोशिश की गई तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हामिद मीर साहब, आप ज़िंदगी में यही सब कुछ करना चाहते थे? उसामा बिन लादेन के पास चले गए, इंटरव्यू कर लिया, बैरूत में फंस गए, 6 गोलियां खुद लग गई, मतलब पाकिस्तान में भी बाहर भी हर वो काम किया जो मुश्किल था, और पाकिस्तान की सहाफ़त में शायद ही किसी ने किया हो ये काम। नामुमकिन नज़र आता है। देखें, करना चाहते थे ज़िंदगी में? नहीं, मैं अभी और भी बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे और भी बहुत सी ख्वाब हैं तो लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर रह के करना है। आपके बहुत से जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए आपको पाकिस्तान के मीडिया से थोड़ा सा बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। 1996 में मैंने कॉलम लिखा था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रही है। उस पर बेनज़ीर साहबा ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर से कहा कि इसको ब्रीफ करो कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। नसीरुल्लाह बाबर साहब ने मेरी मीटिंग फिक्स कराई, मैं कंधार गया, मेरी मुल्ला उमर से मुलाकात हुई, वो गुस्से में थे कि आप हमें अमरीकी एजेंट क्यों कहते हैं। उन्होंने मेरी उसामा बिन लादेन से मुलाकात करा दी, इस तरह मेरी मुलाकात होगी उसामा बिन लादेन से, और उनके साथ मेरे तमाम इंटरव्यूज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हुए। उसामा बिन लादेन मुजाहिद था, ये दहशतगर्द? देखिए, ये फैसला जो है ना, ये तो तारीख ने करना है। मेरे लिए उसामा बिन लादेन एक स्टोरी था, उसका जो मौक़िफ़ है अगर सही है तो वो सही नज़र आना चाहिए, अगर गलत है तो गलत नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो लेकिन इस तरह का बंदा जो होता है ना वो स्टोरी होता है आपके लिए, एक सहाफ़ी के लिए स्टोरी है, मेरे लिए भी स्टोरी था, रॉबर्ट फिस्क के लिए भी स्टोरी था, तो मैंने भी उसको एज अ स्टोरी कवर किया, रॉबर्ट फिस्क ने भी उसको एज अ स्टोरी कवर किया। हामिद मीर ने सिर्फ उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू नहीं किया, मलाला यूसुफजई को भी मिंगोरा से निकाल के पूरी दुनिया को, जब उसका लाइव इंटरव्यू मैं कर रहा था, ये भी एक तारीखी बात आपको बता रहा हूँ, लाइव इंटरव्यू हो रहा था वो, और वो मिंगोरा का ताजमहल होटल था, उसकी छत पे मैंने उसको बुलाया हुआ, और उस दिन हमारा साथी था मूसा खान खेल, जियो का रिपोर्टर था मिंगोरा में, उसको शहीद किया गया था। हमने उसकी डेड बॉडी उठा के मुजाहरा किया मिंगोरा में, और जब हम वो प्रेस क्लब मिंगोरा के सामने हमने उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, हम नारे लगा रहे थे मूसा खान खेल के कातिलों को गिरफ्तार करो, तो ये बच्ची छोटी सी आई, इसने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मूसा खान खैल आपका साथी शहीद हुआ है। मैंने पूछा है कौन है, उन्होंने कहा ये ज़ियाउद्दीन यूसुफजई की बेटी है और ये मलाला है इसका नाम। किसी ने मेरे कान में कहा ये BBC पे गुल मकई के नाम से ब्लॉग लिखती है, तो मैंने उसको कहा बेटा आप हमारे शो पे आओगी? कहती आ जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने बुला लिया। जब वो शो पे आ गई, मैंने एक ब्रेक लिया, मुझे असफंदियार वली का फ़ोन आया मेरे मोबाइल, मैंने ब्रेक लिया हुआ, यार ये तुम बड़ा बहादुरी का काम कर, बट ज़रा बी केयरफुल यार, इधर हालात बड़े ख़राब हैं। तो ये जो जगह है ये कौन सी जगह? मैंने कहा मिंगोरा है, इधर तो तालिबान का कब्जा है। और मैंने कहा बाहर गेट पे खड़े हैं। तो दूसरा ब्रेक लिया, प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आ गया, आसिफ अली जरदारी, ओए पागल हो गई, क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। मैं कहा अच्छा जी बस ये प्रोग्राम करके निकलते हैं। तो वो जो था ना, मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जगह जो है वो भी तालिबान के कब्ज़े में थी, और तालिबान जो है वो उसके भी दुश्मन थे और मेरे भी दुश्मन थे। लेकिन उसामा बिन लादेन का पहला इंटरव्यू तो तोरा बोरा में किया, वो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जाना मुश्किल था बस। दूसरा कंधार में किया, वहाँ पे भी जाना कोई मुश्किल नहीं था। तीसरा जो है वो 9/11 के बाद किया, वो ज़रा मुश्किल था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जितना मलाला का था। तो इसलिए मैं अपने जो साफ़ी दोस्त हैं उनसे कहता हूँ यार सिर्फ उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू तक ना रहा करो, अगला भी पूछ लिया करो। बड़े इल्ज़ाम लगते हैं आपके, गैर मुल्की एजेंट, ये सबसे जो बुरा इल्ज़ाम आपको लगता है बड़ी तकलीफ देता है, वो कौन सा? नहीं, मुझे कोई इल्ज़ाम तकलीफ नहीं देता, तकलीफ उसको देता है जो इल्ज़ाम लगाता है। मैं अब इल्ज़ाम प्रूफ हो चुका हूँ, मैं तो आपको सीना ठोंक के कहता हूँ ना, हाँ भाई कोई इल्ज़ाम सबूत है तो ले आओ। तो ये मेरे भाई ये इसी तरह के केस बने ना अभी तक, कि एक जनाब मैंने कॉलम लिख दिया, उस पर मेरे पे ब्लास्फेमी का केस बना दिया,
एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर, परवेज़ मुशर्रफ पे इसका ट्रायल होना चाहिए, लापता अफराद का मामला था, तो उस पे मेरे पे एक वो जैली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है 2 नंबर, उसकी बुनियाद पर एक केस बना दिया। वो भी मैं अदालतों से क्लियर हो गया। कभी जो है वो हमला करा दिया, कभी कुछ। तो ये सारे इल्ज़ाम जो है ना, ये सोशल मीडिया तक महदूद है। कोई भी इल्ज़ाम जो है उस पर अदालत में भी गए हैं, मेरे पे बहुत से केस हुए हैं, कोई इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हो सका। मैंने 28 मई को तकरीर की थी। तो इस वाक़े के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना, वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रोज़ ऐसी एक तकरीर करूं। मैं गया, उसके बाद 2-3 जगह पे गया। पहले हमारे वो एक साथी हैं सुहेल अब्दुल नासर, उनका इंतकाल हो गया, तो दूसरे तीसरे दिन उनकी याद में एक रेफरेंस था प्रेस क्लब में। मैं उधर गया तो सारे लोग बड़े तैयार होके आए हैं कि आज हामिद मीर ने जो है ना वही तकरीर हुआ। तो मैंने वो रेफरेंस था, तो मैंने उस रेफरेंस के हवाले से सुहेल अब्दुल नासर के बारे में बात की। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो बहुत से लोग आज बड़ा माठा काम सीख रहे हैं। मैं कहा यार तुम लोग क्या, तुम चस्का लेने आए थे इधर? ये हमारा साथी जो है वो दुनिया से चला गया। थोड़े दिन बाद एक लॉयर्स कन्वेंशन था, तो लॉयर्स कन्वेंशन में मुझे जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है लतीफ़ अफरीदी साहब, उन्होंने कहा ज़रा एक तो टाइम का ख्याल करना और दूसरा ये ना हो कि वैसी तकरीर दोबारा कर दो। मैंने कहा बेफिक्र नहीं। मैंने एक मॉडरेट सी तकरीर कर दी। वो पूरे पाकिस्तान से लॉयर्स आए हुए थे। वो मैं नीचे उतरा तो वकील जो हैं वो, सर हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी। मैं कहा क्या हुआ? कहते सर, और मैंने कहा यार देखो, हर दिन का एक ख़ास माहौल होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। उस दिन जो माहौल था वो ये था कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग हो रही थी, हमें फेंटी भी लगी, हमें मार भी पड़ी, और ऊपर से कहा गया ये ड्रामा है, और माहौल इस तरह का था। वहाँ पर इस तरह की एक तकरीर होती, रोज़ तो उस तरह की तकरीर नहीं हो सकती। ये बात खुशी की बात नहीं है कि पाकिस्तान के आम लोग, इवन वकील जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन सहाफ़ी जो हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हामिद मीर रोज़ाना एक बहुत जज्बाती तकरीर करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में घुटन की फ़ज़ा है। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया फ्री है, आज़ादी है, सहाफ़त है, ये है वो है, उनको सोचना चाहिए कि अगर मीडिया फ्री है तो फिर क्यों लोग रोज़ाना जो है वो। मैंने तकरीबन 11 बार एसोसिएशंस ने मुझे एड्रेस करने के लिए दावत दी। 11 बार एसोसिएशंस मेरे पास उनकी इन्विटेशन जो है वो पड़ी हुई हैं। इस वाक़े 1 महीने के दौरान, बल्कि पेशावर में तो ये हुआ कि मेरे पास स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और लॉयर्स इकट्ठे होके आ गए। प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब में इकट्ठे होके आ गए, पूरा डेलीगेशन आ गया। जब मैंने उनको कहा कि यार अभी रुक जाएं, अभी माहौल जो है वो ऐसा है कि ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो है वो किसी साजिश के तहत कुछ इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलाएं ना कंपेन, क्यों नहीं चलाएं, हमने पाकिस्तान बचाना है। कंपेन करना चाहते हैं। आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब का कभी फ़ोन नहीं आया? आपने इतनी मरतबा उनको याद किया, इतनी मरतबा याद किया। अब मैंने उनको कुछ दिनों से मैंने याद करना, पॉजिटिव तरीके से याद करना शुरू कर दिया है। और मैं जो है बंदे को सच्ची बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी मेरे लिए बड़ा सख्त था, लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना कि अब का दौर है। परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे पे पाबंदी लगाई थी सिर्फ टीवी पे, ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में मुझ पे टीवी पर भी पाबंदी है, अखबार में भी पाबंदी है। लिहाजा आई थिंक आई मस्ट से थैंक यू परवेज़ मुशर्रफ कि आपने मेरे पे सिर्फ टीवी पर पाबंदी लगाई थी, अखबार में नहीं लगाई थी। तो इसलिए जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यही लिखी जाएगी कि परवेज़ मुशर्रफ ने हामिद मीर पर सिर्फ टीवी पर पाबंदी लगाई थी। इमरान खान के दौर में हामिद मीर पर टीवी के साथ साथ अखबार में भी पाबंदी थी। तो 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर जाएंगे, आप 6 महीने लगा लें, 1 साल तक पाबंदी रखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपसे आखिरी मैसेज लेना। हाँ, कोई एक बात जो आप पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम से मैं क्या बात कहूँ? पाकिस्तानी अवाम तो हमें गाइड करते हैं, पाकिस्तानी अवाम हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। देखें बात यह है, मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम का कि जब भी मेरे पर या मेरे किसी साथी सहाफ़ी पे मुश्किल वक्त आता है
तो पाकिस्तानी अवाम जो है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सड़कों पे आके हमारे लिए मुजाहरे करेंगे और रोडें ब्लॉक कर देंगे। ये तो हमने कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया। हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुआओं में हमें याद रखें, हमें सपोर्ट करें। तो जब मुशर्रफ दौर में भी मेरे पे पाबंदी लगी और मैं चौकों चौराहों में, ये इमरान खान साहब जो हैं ये मेरे साथ होते थे उस वक्त, तो मैं चौकों चौराहों में जब कैपिटल टॉक किया करता था और इमरान खान साहब इस तरह मुक्का लहरा के कहते थे, जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा पाकिस्तान मीडिया आज़ाद होगा, अदलिया आज़ाद होगी, तो सामने जो लोग होते थे वो नारे लगाते थे। तो ये लोग उस वक्त भी हमारे साथ थे। हम लोग उस वक्त भी कहा गया ये गद्दार है, हामिद मीर गैर मुल्की एजेंट है, ये है वो है। उस वक्त सिर्फ मेरे पर पाबंदी नहीं थी, और भी थे। काशिफ बासी पर भी पाबंदी थी उस वक्त, उस पर आसमा शराजी पर भी पाबंदी थी, डॉक्टर शाहिद मसूद भी थे, मुश्ताक मिनाज भी थे जो बाद में सियासत में चले गए। तो इन सब पर पाबंदी थी। तो हमारी सबकी स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान के अवाम। फिर उसके बाद जब कराची में मेरे पे हमला हुआ, कराची के लोगों ने जितनी मेरे साथ मोहब्बत की, और मैंने आपको पूरी तफसील बताई है कि मुझे तो ऑफर्स थी बाहर जाने की और एयर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन लोगों की मोहब्बत है, उसकी वजह से मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं इनको क्यों छोड़ के जाऊँ? जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो तो चंद लोग हैं, ये करोड़ों लोग तो मेरे साथ हैं, मैं इनको क्यों छोड़ के जाऊँ? आज फिर वही सूरत हाल है। लेकिन अब ज़रा एक मैं ज़रूर ये आवाम को बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए या साल के लिए अगर मैं जाता हूँ बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं भाग गया हूँ, वापस मैं ज़रूर आऊँगा। अगर मैं गया तो वापस ज़रूर आऊँगा। ये नहीं होगा कि मैं वहाँ जाके तो किसी बहुत बड़े अपार्टमेंट में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मुझे नहीं पता मेरे बैंक अकाउंट में कहाँ से रकम आ रही है। पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेता, क्योंकि वो बंदा जो है उसका मैंने शुक्रिया अदा कर दिया। वो जो थे डिक्टेटर था, लेकिन उससे बात करनी आसान थी। उसकी अब कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, क्योंकि अब तो मैंने उससे कुछ नहीं ना लेना, क्वालिटी ये थी वो मुनाफिक नहीं था, जो ऊपर से था तो अंदर से भी वही था। तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना, ये इस वक्त इनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद, इतने सख्त हालात के बावजूद, ना किसी कोर्ट का ऑर्डर है, ना पैमरा का नोटिस है और मेरे पे पाबंदी लगी हुई है, मैं जिधर भी जाता हूँ तो लोग जो हैं वो मेरे से प्यार करते हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनाब इस सूरत हाल में किसी अदारे के ख़िलाफ़ मुहाज़रा ही शुरू कर दें। तो हालात इस तरह के हैं कि हमें बड़ी इस पर ज़रा थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और अफराद जो है ना वो प्रॉब्लम है। अफराद के ज़ाती मफादात हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इदारे को इस्तेमाल करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जब हम अपने साथ ज़्यादती पे जब हम शोर डालते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ये जानबूझकर वो लोग इसको इदारों के साथ जंग में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ताकि कहा जाए कि देखें ये हामिद मीर ने फलाने इदारे के ख़िलाफ़ तकरीर कर दी। हालांकि उनको पता है कि हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनको पता है इस बात का, लेकिन वो इसको इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जनाब कुछ साफ़ी जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अब देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेहतरीन जज हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है। तो बस मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि जो आपकी मोहब्बत है, जो आपकी शफ़क़त है, उसका बहुत शुक्रिया। सर आखिरी बात, इमरान खान दोबारा हुकूमत में आते नज़र आ रहे हैं? मैं देखिए पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हुई तो वही पाकिस्तान में हुकूमत में आएगा जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। ये अवाम का फ़ैसला है, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। अवाम अगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में इमरान खान को दोबारा मुंतखब कर लेते हैं तो फिर अवाम जाने और इमरान खान जाने। ठीक है, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।